जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो वह निहित है बायोस्फीयर रिजर्व। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो वह निहित है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रदेश के सांकेतिक भाग के लिए दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास तथा संबंध सांस्कृतिक मूल्यों के रखरखाव को संतुलित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व लोगों और प्रकृति दोनों के लिए विशेष वातावरण है। एक बाज, एक सर्प, एक मेंढक टिड्डा और टिड्डा घास खाता है। इस श्रृंखला में बाज है तो बाज है इस श्रृंखला में चतुर्थ उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता का भक्षण करता है और उच्च मांसाहारी होता है। दी गई खाद्य श्रृंखला में घास प्राथमिक उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उत्पादक है, मेंढक द्वितीय उत्पादक है, सांप तृतीय उत्पादक है और बाज चतुर्थ उपभोक्ता है। दी गई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक श्रृंखला में घास प्राथमिक उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, मेंढक द्वितीय उपभोक्ता है, सांप तृतीय उपभोक्ता है तथा बाज चतुर्थ उपभोक्ता है। वर्ष 1935 के अधिनियम को दास्ता का चार्टर किसने कहा? तो ये कहा था पंडित नेहरू ने। वर्ष 1935 के अधिनियम को दास्ता का चार्टर किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1935 के अधिनियम को दास्ता का चार्टर कहा था। कथन: वर्ष 1935 के अधिनियम ने हमें एक ऐसी मशीन दी है जिसमें बहुत मजबूत ब्रेक थे परंतु इंजन नहीं था। इस एक्ट के तहत प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करते हुए प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, परंतु उत्तरदायी शासन व्यवस्था को 1939 में समाप्त कर दिया गया। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल है वो 6 माह का हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत बुलाना करवाता है तथा उसका सत्रावसान समापन करवाता है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक विशेष बहुमत प्रत्येक सदन में उस सदन के कोई सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से पारित विधेयक के माध्यम से किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वो असत्य कथन है वो कौन सा है? तो वह 2 नंबर का। संविधान के अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 47 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्ग के उत्थान से संबंधित है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का उल्लेख किया गया है, जिसमें इन कार्यों में राज्य के द्वारा सहयोग किया जाता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में अनुच्छेद 39 के जोड़ा गया है, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन को संगठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 46
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्ग के उत्थान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? तो उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है, वह कौन सा है? तो उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख 3री अनुसूची में किया गया है, ये गलत है। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान की अनुच्छेद 69 में किया गया है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान संविधान में है। इसके तहत राज्यसभा द्वारा बहुमत प्रस्ताव पारित करने के बाद लोकसभा संकल्प पारित करती है तो उपराष्ट्रपति पद मुक्त हो जाता है। निम्न में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा वो आंक भारतीय समुदाय के सदस्यों को नामित करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है? तो वह समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत यदि राष्ट्रपति की राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। हाल ही में एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो वह किया गया है भारत और फ्रांस। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ मिलकर जोधपुर में युद्धाभ्यास किया है। इस द्विपक्षीय युद्धाभ्यास को एक्स डेजर्ट नाटक 21 के नाम दिया गया है। फ्रांस और भारत की वायुसेनाएं इस सैन्य युद्धाभ्यास में फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट और टैंकर एयरक्राफ्ट के साथ हिस्सा लेंगी। भारतीय वायुसेना का यह पहला सैन्य युद्धाभ्यास था जिसमें राफेल लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया। यह युद्धाभ्यास 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच आयोजित किया गया। नागोजी आकोजो इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी? तो ये बनी थी विश्व व्यापार संगठन। नाइजीरिया के 66 वर्षीय डॉक्टर नागोजी आकोजो इवेला विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक चुनी गई थी। विश्व व्यापार संगठन महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी है। रॉबर्टो अजेवेदो की जगह लेंगी। उन्होंने अगस्त 2020 में पद छोड़ दिया था। विश्व व्यापार संगठन WTO एक बहुपक्षीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करती है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा शहर में है। 23 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत रहा था 40वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 40वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का वार्षिक संस्करण 23 मार्च 2021 को जारी किया गया। इस वर्ष इसका 9वां संस्करण जारी किया गया। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर अमेरिका रहा। यह सूचकांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। वर्ष 2020 में इस सूचकांक में भारत 53 देशों
की सूची में 40वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2019 में भारत 50 देशों की सूची में 36वें स्थान पर रहा। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल 2021 को भारत के उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने किस देश में एक संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया? तो ये किया था बांग्लादेश में। 12 अप्रैल 2021 को भारत के उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने बांग्लादेश में एक संस्कृत लर्निंग ऐप लॉन्च किया। यह संस्कृत लर्निंग ऐप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा दुनिया भर के छात्रों, धार्मिक विद्वानों, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहे अभियान का हिस्सा है। संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो संस्कृत सीखने को आसान, मनोरंजक और मज़ेदार बना देता है। यह ऐप उन लोगों की मदद करेगा जो पहले से ही संस्कृत सीख रहे हैं या जो लोग संस्कृत सीखने के इच्छुक हैं। यह ऐप मनोरंजन के साथ शिक्षा को जोड़ती है।